वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ आज का रिवीजन सेशन। बेटा आज मैं आप लोगों को कवर करवा के चलूंगा सबसे पहले आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बेटा सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिए इस टाइम बेटा आप लोगों के सामने जो है AS 13 की फाइल है। यस सर। बच्चे क्लास नोट्स ही हम रेफर करके चल रहे हैं बेटा। क्विकली आप लोगों ने ना मेरे साथ पार्टिसिपेट करके चलना है। देखो रिवीजन सेशन है तो डेफिनेटली हम उतना डेप्थ में नहीं जा सकते, कंसेप्ट सारा कवर करवाऊंगा, लेकिन पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है जी, चलो शुरू करेंगे। बता देता हूं आज हम क्या क्या कवर करके चलेंगे। इस वाले सेशन के अंदर मैं AS 13 का बेटा कंसेप्ट करवाऊंगा, प्लस जो बेयर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है हम वो कवर करके चलेंगे अभी। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा आज हमारा वो ये रहेगा। उसके बाद मैं आई विल आइदर टेक अप AS 9 और आइदर आई विल टेक अप AS 4। ठीक है, चलो बेटा शुरू करा। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की अगर मैं बात करके चलूं, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है, ये बताता है कि कैसे डील करेंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट साथ, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट की काउंटिंग आप कैसे करके चलोगे और डिस्क्लोजर कैसे करोगे। स्कोप की बात करके चलें तो AS 13 जो है वो चार चीजों के अंदर बेटा नहीं लग लगता, डील नहीं करता इन चार चीजों के साथ। कौन सा? जो भी आपकी इनकम है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, इसके लिए AS 9 है। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के लिए AS 19 है। देन इन्वेस्टमेंट जो आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान और लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस की होती है बेटा, ये AS 15 है, इरडा में कवर की होती है। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड्स या जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म्ड होती हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिक्लेयर्ड है, ठीक है, वो इसके अंदर कवर नहीं होंगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो एसेट्स हैं विच आर हेल्ड, किस पर्पस के लिए हेल्ड करे गए हैं? अर्न करने के लिए इनकम। इनकम किस फॉर्म के अंदर? या तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंटल की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा किस चीज के लिए? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या अदर सिमिलर बेनिफिट्स के लिए। और अदर सिमिलर बेनिफिट जो है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं करे गए हैं। साथ ही बोल दिया गया कि ऐसे एसेट जो कि हेल्ड है, स्टॉक इन ट्रेड है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होते। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर ना बाहर करा गया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय, मतलब शेयर्स डिबेंचर्स हैं जो कि हेल्ड बाय या सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII है, स्टॉक इन ट्रेड, उसको बाहर करा गया था। AS 13 जब मैं इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ता हूं तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में भी इसको बाहर कर दिया गया है। कह रहे हैं अगर आपका एसेट हेल्ड है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट में कवर नहीं होता है। तो बेटा इसके अंदर ना ICAI का एक गाइडेंस नोट है, उस गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे शेयर हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, ये सिक्योरिटीज जो कि हेल्ड है, स्टॉक इन ट्रेड है, इसको आप करंट इन्वेस्टमेंट की तरह डील करके चलोगे, जिस तरीके से AS 13 के अंदर हम करंट इन्वेस्टमेंट को डील करते हैं। देन बेटा आपका आता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बेसिकली लैंड और बिल्डिंग जो कि इंटेंडेड नहीं है कि आप सब्सटेंशियली यूज करके चलोगे फॉर ऑपरेशंस, ठीक है, बाय द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइजेस। बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसी लैंड और बिल्डिंग जो कि आपने हेल्ड करी हुई है, किस पर्पस के लिए? या तो रेंटल अर्न करने के लिए या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर आपने करी हुई है, अदर सिमिलर बेनिफिट्स के लिए, उस वाली बिल्डिंग को हम क्या बोलेंगे? लैंड और बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बेटा देन आपके पास आता है फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करके चलो तो एक हमारे पास आता है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, नेचर और मार्केटेबिलिटी। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करके चलते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास होल्डिंग पीरियड के ऊपर बेस्ड होता है। फिजिकल फॉर्म के बेस के ऊपर बात करके चलो, टेंजिबल और इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। टेंजिबल का मतलब क्या हो गया? बेसिकली ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका फिजिकल फॉर्म होता है, जैसे लैंड और बिल्डिंग। इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स, ये आपका सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर होता है, जहां पर मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल है, दूसरा है शेयर होल्डिंग या स्टेक। मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया कि आपको क्या हो जाएगा, जैसे इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज हो गई, जैसे डिबेंचर्स हो गए, स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, वहां पर आपको एक इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक बेसिकली एक फिक्स अमाउंट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा उसमें, उसके ऊपर। और शेयर होल्डिंग और स्टेक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपकी हिस्सेदारी होती है नेट एसेट्स या रिजल्ट्स के अंदर, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है। मार्केटेबिलिटी के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एक्टिव मार्केट से लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स के लिए एक्टिव मार्केट है, लेकिन अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स देखें, एक्टिव मार्केट नहीं है। देन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड, और इसी के ऊपर हमारा चैप्टर जो है वो चलता है। बेटा बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड हमारे पास दो तरीके की इन्वेस्टमेंट है, एक होती है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है विच इज अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। और करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो बाय इट्स नेचर रेडिली रिलाइजेबल है, ठीक है, और जहां पर इंटेंशन क्या है कि इसको आप होल्ड करके चलोगे फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन से आप एक साल से ज्यादा होल्ड करके नहीं चलोगे, जिस दिन एक्वायर करा है हमारी इंटेंशन नहीं है कि एक साल से ज्यादा इसको हम होल्ड करेंगे। देन बेटा अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। बेसिकली यहाँ पे रिकॉग्निशन और मेजरमेंट प्रिंसिपल आते हैं इनटू प्ले।
तो हमारे पास सबसे पहले आता है इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट ये कहता है कि चाहे आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किसके ऊपर आएगा, कॉस्ट के ऊपर आएगा। लेकिन सब्सीक्वेंट इन मेजरमेंट के अंदर क्या बोला गया कि वो क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी हम कवर करके चलेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्वायर करी है, तो जो भी आपकी परचेज प्राइस रही है यानी बेसिक कॉस्ट रही है वो आ जाएगी, प्लस साथ में एक्विजिशन चार्जेस आ जाएंगे, जैसे ब्रोकरेज हो गया, फीस हो गया, स्टैम्प ड्यूटीज हो गया, ये सब आ जाएगा। अगला आ जाता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करे हैं और बदले में क्या दिए, शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज दी है, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी, फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड। जो हमने सिक्योरिटीज हैं उसकी फेयर वैल्यू जो है, जो भी आपने सिक्योरिटीज इशू करी है उसकी फेयर वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू, सॉरी फेयर वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू के क्या हो, बराबर। अच्छा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्वायर करी है और बदले में कोई और एसेट दिया है, तो ऐसे केस में जो आपने एसेट दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप या फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, जो ज्यादा क्लियरली एविडेंट है हम वो लेकर चलते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर बेटा देखो, यहाँ पर एक समरी टाइप मैंने बनाई हुई है। अगर आपने पेमेंट करी है यानी कैश एंड क्रेडिट के ऊपर है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या, अमाउंट पेड या पेबल विच इज बेसिकली योर परचेज प्राइस एंड एक्विजिशन चार्जेस। ठीक है, अगर आपने शेयर्स इशू करे हैं या अदर सिक्योरिटीज इशू करी हैं, तो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो आपने है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर एसेट को एक्सचेंज करा है, तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप या फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। अच्छा, फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसके बदले में आप एसेट को एक्सचेंज कर सकते हो बिटवीन द टू नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड सेलर, और आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जो कि अफेक्टेड नहीं है, जो कि बाइस्ड नहीं है। ठीक है, अंडर एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस कह रहे हैं मार्केट वैल्यू या नेटलाइजेबल वैल्यू को फेयर वैल्यू का हम एविडेंस मान सकते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होता है, ये वो अमाउंट है विच इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर ओपन मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो नेट ऑफ एक्सपेंसेस आपको जो मिल जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्केट वैल्यू बोल देते हैं। अगला आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा हमारे पास ना दो कंसेप्ट आते हैं। एक आता है कि जैसे आपका आता है प्री एक्विजिशन इनकम, और दूसरा आता है पोस्ट एक्विजिशन इनकम। प्री एक्विजिशन इनकम का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये वो इनकम है जो कि अर्न और एक्रू हुई है प्री एक्विजिशन पीरियड में, लेकिन मिलेगी कब जाकर, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। और पोस्ट एक्विजिशन इनकम वो होती है जो एक्रू भी हो रही है और अर्न भी हो रही है किसके अंदर, ठीक है, अर्न और एक्रू हो रही है जो किसके अंदर, आफ्टर एक्विजिशन, और रिसीव भी आफ्टर एक्विजिशन हो रही है। ठीक है, तो वो कहता है कि जो तो इनकम आपकी अर्न और एक्रू हो रही है आफ्टर एक्विजिशन, और वो आपको रिसीव भी आफ्टर एक्विजिशन हो रही है, तो उस वाले केस के अंदर क्या, उस केस के अंदर जो है आपका क्रेडिट करके चलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको क्रेडिट करके चलेंगे। लेकिन अगर आपकी प्री एक्विजिशन पीरियड की इनकम है तो उसमें क्या करके चलना है, अगर प्री एक्विजिशन पीरियड की इनकम होगी तो कह रहे हैं उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करके चलोगे, क्योंकि एक तरह से वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। इसको सिंपल सी बेटा एक बात ऐसे समझो बस। देखो बेटा, ये मान लेते हैं कि ये आपका एक टाइमलाइन है, ये आपका आ गया से 1 अप्रैल 2022। ठीक है, कोई भी डेट ले लीजिए रैंडम। मान लेते हैं पिछला इंटरेस्ट जो मिला था वो 31 दिसंबर को मिला था। हर 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है और हर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है। आपने क्या करा है, कोई इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पर एक्वायर करी है। अब जरा सोच के देखना, ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपने अगर यहाँ पर एक्वायर करा है, आपने जिससे भी बाय करा होगा वो बंदा आपको कहेगा ना कि भाई ये 3 महीने का इंटरेस्ट तो मेरा बनता है। तो जब आपको वो इन्वेस्टमेंट बेचेगा वो 3 महीने का इंटरेस्ट भी तो लेगा। लेकिन कंपनी कब देगी इंटरेस्ट, कंपनी तो 30 जून को इंटरेस्ट दे रही होगी। अब 1 अप्रैल के बाद वाला जो भी पीरियड है, ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो एक्रू भी आपको हो रहा है, मिलेगा भी आपको, और रिसीव भी आप करोगे। लेकिन ये जो पिछले वाले 3 महीने हैं, ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, ये 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा कब, 30 जून को जाकर। जबकि ये इंटरेस्ट है उस पीरियड का जिस टाइम पे आप होल्डर नहीं थे इस इन्वेस्टमेंट के, इस इंटरेस्ट के ऊपर आपका हक नहीं है। लेकिन जिससे भी आप बाय करोगे वो आपसे इंटरेस्ट जरूर लेगा। ठीक है, एक रैशनल बायर वहां से आपसे इंटरेस्ट, रैशनल सेलर इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि वो कहेगा भाई 3 महीने इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। तो जब आपको ये इंटरेस्ट जो है यहां जाकर रिसीव होगा, तो एक तरह से ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, इस वजह से हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या कर देते हैं बेटा, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, बोलो बेटा, समझ में आया? ठीक है जी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब अगला आ जाता है बोनस इशू एंड राइट इशू। बोनस इशू का मतलब क्या होता है, बोनस शेयर्स बेटा वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी कहती है अगर आपके पास ये 5 शेयर हैं, हम 5 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर दे रहे हैं। बोनस शेयर्स को बेसिकली हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स में से बोनस जो है वो डिक्लेयर करा जाता है, तो इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी इनफ्लो नहीं होता है। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा, AS 13 या इन्वेस्टमेंट काउंटिंग की हम जब बात करके चलते हैं, हमने इन्वेस्टर के एंगल से बात करके चलनी है।
तो इन्वेस्टर के एंगल से अगर हम सोच के देखें तो इसके लिए कॉस्ट क्या है, नील है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी, बस नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। राइट शेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली कंपनी जब डिसाइड करती है कि हमने और शेयर्स इशू करने हैं, तो पब्लिक की जगह वो क्या कर देती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर दे देती है कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो शेयर्स बाय कर सकते हैं एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। इसको बोल देते हैं राइट इशू। ठीक है, अब जो बंदा जो है वो शेयर, अब यहाँ पर दो तरीके की प्राइसिंग देख के चलते हैं, एक होता है बेटा कम राइट मार्केट प्राइस, और एक होता है एक्स राइट मार्केट प्राइस। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो वैल्यू ऑफ राइट होता है बेसिकली। कम राइट मार्केट प्राइस होता है कि राइट इशू से पहले मार्केट प्राइस क्या था, और एक्स राइट मार्केट प्राइस क्या होता है कि राइट इशू के बाद जो है वो मार्केट प्राइस क्या था। ठीक है, अब राइट शेयर जो है अगर इशू करे गए हैं, राइट शेयर जो है अगर ऑफर करे गए हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या, राइट शेयर्स अगर ऑफर करते हैं तो जो भी इन्वेस्टर होता है उसके पास बेटा तीन ऑप्शंस होते हैं, समझेंगे। जो इन्वेस्टर होता है बेटा उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, पहला है कि वो राइट को सब्सक्राइब कर सकता है, दूसरा है वो उसको रिनाउंस कर देता है बिना किसी पैसे के, या ऐसे कह लीजिए कि वो कुछ भी नहीं करेगा, और तीसरा क्या है, वो राइट बेच सकता है। ठीक है, राइट जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो एक तरह से ये प्रिविलेज है जो एक कंपनी देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि भाई तुम और शेयर खरीद सकते हो कम प्राइस के ऊपर। तो यहां पर अगर ये बंदा जो है राइट के लिए सब्सक्राइब कर लेता है, तो जो भी कॉस्ट पड़ेगी राइट शेयर्स की वो हम कैरिंग अमाउंट के अंदर ऐड कर देते हैं, जो भी ओरिजिनल होल्डिंग रहती है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर राइट शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब नहीं करे जाते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में मान लो बेच दिए जाते हैं, तो ऐसे केस में जो सेल प्रोसीड्स होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे, यानी जो भी राइट को बेच के पैसा आएगा वो पीएनएल के अंदर जाएगा। ठीक है, देन बेटा इसके बाद अगर नेक्स्ट मेरे को कंसेप्ट करवाना हो, यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, कह रहे हैं कि जहां पर आपने शेयर्स एक्वायर करे हैं एक्स्ट्रा कम राइट बेसिस के ऊपर, जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट करी है कम राइट बेसिस के ऊपर, और मार्केट वैल्यू जो होती है वो इन्वेस्टमेंट की वो इमीडिएटली आफ्टर राइट इशू गिर जाती है, तो कह रहे हैं जो भी आपको राइट बेच के पैसा मिला था, नहीं जो सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट है, उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर क्रेडिट करके चलोगे, ताकि आप अपनी कैरिंग अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट को उसको मार्केट वैल्यू पे ला सको। तो इसके लिए एक क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज बेटा एक बार देख लीजिएगा, या एक बार क्वेश्चन चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ तुम लोगों के साथ। बेटा ए लिमिटेड है, उसने क्या करा, इशू करा है एक राइट शेयर फॉर एवरी टू शेयर हेल्ड, और राइट कह रहे हैं एक्सरसाइज हो सकता है 30 जून से पहले। कंपनी ने 50 रुपए में राइट इशू कर दिया। ठीक है, मिस्टर एक्स कोई था, उसने क्या करा, 30 अप्रैल को कम राइट बेसिस के ऊपर उसके 1000 शेयर थे, मिस्टर एक्स ने क्या करा, सारे के सारे शेयर्स बेच दिए 60 रुपए के हिसाब से विद 500 राइट्स, मतलब कम राइट बेसिस के ऊपर मिस्टर वाई ने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। मिस्टर वाई ने क्या करा, सारे के सारे राइट्स बेच दिए 6000 रुपए में। ठीक है, तो अब इस केस में हम कह रहे हैं कि जनरल एंट्री क्या होगी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई, अगर मार्केट वैल्यू राइट इशू के बाद क्या है, 55 रुपए है, 53 रुपए है, 60 रुपए है, तो चलो सोच के देखें। सर अगर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करके चलें, तो 1000 शेयर हमने खरीदे हैं और 60 रुपए की कॉस्ट है, तो 60,000 हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट इशू के बाद अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करके चलूं, तो 55,000 पे 53,000 और 60,000 रह जाती है। वैल्यू जो है वो कितने से कम हुई है, 5,000 से कम हुई है, वैल्यू कितने से कम हुई है, 7,000 से, यहाँ पर वैल्यू कोई कम नहीं हो रही। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए पहली एंट्री सब में सेम रहेगी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अब एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर गया, क्यों, राइट इशू के बाद आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो कॉस्ट से भी नीचे आ गई है। मेरी कॉस्ट थी 60,000 रुपए की, ठीक है, और मार्केट वैल्यू रह गई है 55 की, 5,000 से ये जो है वो नीचे आ गया है। तो कह रहे हैं कि ये जो 5,000 है, वैसे बेशक मतलब हमारे पास राइट सेल करके बेशक 6,000 पे आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ दिस अमाउंट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 1,000 रुपए। अब अगला केस देखो, इसके अंदर अब 7,000 से वैल्यू गिरी है, जबकि राइट बेच के मुझे सिर्फ 6,000 मिला है। तो यहां पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 6,000 तक गिरा सकता हूँ। तो एक तरह से लिमिट हो गई कि जितने से वैल्यू गिरी है, या जितना आपको राइट बेच के मिला है, जो भी लोअर है उस एक्सटेंट से आपका आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6,000। अब अगला केस है, यहाँ पर वैल्यू गिरी नहीं है, तो यहाँ पर नॉर्मल एंट्री बैंक टू पी एंडल हो जाएगा। बोलो बेटा क्या समझ में आया, हाँ जी सर। क्लियर है सभी को। ये- अच्छा अच्छा, अब अगला आ जाता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कह रहे हैं हमेशा कॉस्ट के ऊपर, लेकिन अगर डिक्लाइन जो है वो अदर देन टेम्परेरी वाला है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस कर दोगे एंड यू विल क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिम्यूशन इन द वैल्यू। हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर देनी है फॉर डिम्यूशन इन वैल्यू, आप एक प्रोविजन जो है वो क्रिएट करके चलेंगे। ठीक है, चलो बेटा बढ़े आगे। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट इन्वेस्टमेंट। नाउ करंट इन्वेस्टमेंट क्या है,
कहेंगे करंट इन्वेस्टमेंट की बात करके चले तो कैरिंग अमाउंट क्या रहेगी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। जहां पर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है वहां पर मार्केट वैल्यू बेस्ट एविडेंस होगा फेयर वैल्यू का। ठीक है, अब कहते हैं कि एंटरप्राइज अगर चाहे तो कैटेगरी वाइज जो है वैल्यू कर सकती है करंट एसेट्स को, करंट इन्वेस्टमेंट को, लेकिन ज्यादा प्रूडेंट या अप्रोप्रिएट क्या है कि आप इंडिविजुअली करके चले। अगर कोई भी रिडक्शन हुई है फेयर वैल्यू के अंदर तो उसको पीएनएल के अंदर डेबिट करके चलना है, और अगर फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंटली इंक्रीज होता है तो रिवर्सल जो है वो पास करा जाएगा, रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट के ऊपर, लेकिन अगर डिक्लाइन हुआ है अदर देन टेम्परेरी तो आप क्या करोगे, उसको रिड्यूस कर दोगे कैरिंग अमाउंट को, डिक्लाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इंडिकेटर्स क्या है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के, कहेंगे जैसे इन्वेस्टी के एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है, या उसके रिजल्ट्स हो गए, कैश फ्लोज हो गए। ठीक है, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टर स्टेक क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है कंसीडर करी जाती हैं। रिस्ट्रिक्शन है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द इन्वेस्टी, मतलब जो इन्वेस्टी कंपनी है, मतलब जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट बांट नहीं सकते, डिविडेंड नहीं दे सकते। या फिर क्या है कि इन्वेस्टर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप बेच नहीं सकते। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स एक होते हैं बेटा जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देन आप जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, कह रहे हैं उसको भी आपको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर क्या करना चाहिए, डिटरमिन करना चाहिए उसकी कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अगर मल्टीपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हर किसी को इंडिविजुअल बेस के ऊपर आपने देखकर चलना है, कैटेगरी वाइज नहीं। ठीक है, आप कहते हैं कि अगर डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी वाला है तो पीएनएल के अंदर चार्ज करके चलोगे, लेकिन अगर बाद में राइज हो जाता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर उन रीजंस की क्योंकि जिन रीजंस की वजह से डिक्लाइन हुआ था अब वो रीजंस नहीं रहे, ठीक है, या फिर राइज हो गया है, तो आप रिडक्शन जो आपने करी थी उसको रिवर्स कर दोगे। एग्जांपल के तौर पे नेगेटिव कैश फ्लोस चल रहे थे, मार्केट वैल्यू डाउन चल रही थी। अब अचानक से क्या हुआ कि कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी आ गया है और कंपनी के जो है प्रॉफिट्स में भी आनी शुरू हो गई है, तो आपने जिस रीजन की वजह से रिडक्शन करके चली थी अब वो रीजन ही नहीं रहा, तो आप क्या कर दोगे, जो आपने पहले रिडक्शन करी थी उसको हम रिवर्स कर देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बस इतना बोला है कि इसकी अकाउंटिंग कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग करके चलेंगे जो AS10 के अंदर बताई गई है। ठीक है, बस इतना ही है जो यहाँ पर बोला गया। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करके चले तो कहते हैं जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो आप कैसे निकालोगे, जो भी आपकी सेल प्रोसीड्स हैं जो, और आपने सेल प्रोसीड्स हमेशा कैसे लेनी होती है, नेट ऑफ एक्सपेंसेस। यानी अगर आपको बेचने के ऊपर कोई खर्चा हुआ है तो वो माइनस करने के बाद जो आपकी नेट प्रोसीड्स हैं वो लेना है, उसमें से कैरिंग अमाउंट माइनस कर देंगे। अगला कहता है कि अगर आपने मान लेते हैं पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची है और सिर्फ एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो आपको एवरेज बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करनी होगी, फीफो नहीं लगाओगे, लीफो नहीं लगाओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोला है तब लगा देना। मैंने इसके लिए क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं बेटा एक कंपनी है, उसने क्या करा है 70,000 शेयर खरीदे हुए हैं 12,60,000 में, अब उसने क्या करा है 25,000 शेयर बेच दिए। तो यहां पर अगर आप फीफो देखोगे तो देखा जाए तो उसने 25,000 तो पहले 30,000 में से ही बेच दिए होंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। उसके पास बेटा जिस दिन हमने बेचा है 70,000 शेयर है, 70,000 बेटा शेयर है, 12,60,000 क्या है वैल्यू है। अब ये जो 12,60,000 वैल्यू है, दिस इज फॉर द 70,000 शेयर्स। तो मेरे को बताओ 25,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो दिस विल बी द कॉस्ट विच आई विल टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। हमने बेचा कितने में, 17 रुपए में। कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, 12,60 को 70 से डिवाइड करूंगा, 25 से मल्टीप्लाई करा, हमने कहा 4.5 लाख रुपए, तो मेरा लॉस आ गया 25,000 रुपए का। सिमिलरली हम बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं कंसेप्ट इसके अंदर आता है रिक्लासिफिकेशन का। पैरा नंबर कोशिश करना ध्यान रखने की। पैरा नंबर 23 बात करता है कि अगर आप रिक्लासिफाई कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म से करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ट्रांसफर किसके ऊपर करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो भी कॉस्ट है कैरिंग अमाउंट में से लोअर है। और अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर रिक्लासिफाई करके चल रहे हो तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर जो है हम करके चलेंगे। ठीक है, फ्रॉम करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हो तो ट्रांसफर किस वैल्यू के ऊपर होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू एट डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर। पैरा नंबर 23 क्या सुनेंगे, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करंट इन्वेस्टमेंट है तो ट्रांसफर करके चलोगे कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट जो भी लोअर है, ठीक है, एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अगर आपने करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म के अंदर करा है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। कोशिश करना ये याद रहे। ठीक है, उसके अलावा बेटा कुछ एक डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है, वो डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट जो है वो आप एक बार प्लीज खुद से रीड कर लीजिएगा। सो बेटा दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का कंसेप्ट पूरा हो। चलिए बच्चों, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो आपको ओवर हो चुका हुआ है। ठीक है, सो नाउ वी विल रिज्यूम विद क्वेश्चंस इन नेक्स्ट पार्ट। आज का पार्ट ये वाला पार्ट यहीं तक। अब अगले पार्ट के अंदर हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है जी, चलिए बच्चों।